अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कार्डियक डिजीजेस के हवाले से। तो कार्डियक डिजीज के लिए डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन यूज होती है जो कि डिपेंड करती है ऑन द डिजीज कंडीशन पे। इनमें से हम ईसीजी भी परफॉर्म कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे भी हम ले सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं और हम न्यूक्लियर इमेजिंग भी ले सकते हैं। न्यूक्लियर इमेजिंग में 2 टाइप के स्कैन्स आते हैं। इसमें हम टेरियम 201 स्कैन भी कर सकते हैं और मोगा स्कैन भी कर सकते हैं। ये सारे डिपेंड करती हैं कि कौन सा डिजीज कंडीशन है। तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं, इनमें हम कोरोनरी एंजियोग्राफी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करती है कि कौन सा डिजीज कंडीशन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईसीजी के हवाले से। तो ईसीजी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कार्डियक डिजीजेस के हवाले से। हॉस्पिटल में जब भी कोई हार्ट पेशेंट आता है तो उसके लिए हम डायरेक्टली ईसीजी परफॉर्म करते हैं। तो ईसीजी क्या है? ईसीजी हम किसे कहते हैं? ईसीजी में हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेजर करते हैं। मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ईसीजी के जरिए हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। और ईसीजी जो है ये हमारा काफी लंबा टॉपिक है, इसको हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं ना कि कौन सी डिजीज कंडीशन में हम ईसीजी की तरफ जा सकते हैं। तो ईसीजी हम परफॉर्म कर सकते हैं अगर कोई कार्डियक एरिथमियास हो। तो कार्डियक एरिथमिया अगर आ जाए, अगर कोई पेशेंट आ जाए इसको कार्डियक एरिथमिया हो तो इसके लिए हम ईसीजी परफॉर्म कर सकते हैं। या कोई कंडक्शन डिफेक्ट हो, एक पेशेंट है अगर उसको कोई कंडक्शन डिफेक्ट है तो इसके लिए भी इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम ईसीजी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई माइकार्डियल हाइपरट्रॉफी हुई हो, माइकार्डियल हाइपरट्रॉफी, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ जाए, तो अगर कोई बंदे को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसके लिए भी हम ईसीजी परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर कोई ड्रग की वजह से अगर टॉक्सिसिटी आई हो तो टॉक्सिसिटी ऑफ द सर्टेन ड्रग्स भी हम ईसीजी पे देख सकते हैं। तो हॉस्पिटल में ईसीजी जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कार्डियक पेशेंट है। तो सबसे पहले जो हम परफॉर्म करते हैं कार्डियक पेशेंट के लिए हम ईसीजी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं चेस्ट एक्सरे के हवाले से। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे पे हम 3 एरियाज को देख सकते हैं। एक इस पे हम हार्ट के साइज को मेजर कर सकते हैं, हार्ट साइज। इस पे हम कैल्सिफिकेशन को भी देख सकते हैं, कैल्सिफिकेशन। और इसमें हम लंग फील्ड को भी मेजर कर सकते हैं, लंग फील्ड। तो अगर हम चेस्ट एक्सरे ले लेना तो चेस्ट एक्सरे हम लेते हैं पीए पे, पोस्टीरियर टू इंटीरियर। तो पीए व्यू पे हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये चेस्ट एक्सरे अगर हम एपी पे ले ले, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो क्या होगा? इस पे हार्ट का साइज जो है वो इनलार्ज नजर आएगा, हार्ट साइज इनलार्ज नजर आएगा। तो इसको हम कार्डियोमेगेली पे, तो इसको हम कार्डियोमेगेली कहते हैं कि अगर हार्ट साइज इनलार्ज हो। अगर हम एपी पे चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर लें तो हार्ट का साइज जो है इनलार्ज नजर आएगा और डॉक्टर जो है वो मिस डायग्नोस करेगा विद द कार्डियोमेगेली। तो इसलिए हम चेस्ट एक्सरे को पीए पे परफॉर्म करते हैं। तो हार्ट साइज को हम एक और तरीके से भी मेजर कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सीटीआर। तो सीटीआर हम किसे कहते हैं? ये है कार्डिक थोरेसिक रेशो, कार्डिक थोरेसिक रेशो। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट को मेजर करते हैं विद द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द चेस्ट, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट कंपेयर with the transverse diameter of the chest। तो इसको हम बोलते हैं सीटीआर। अगर हम सीटीआर की वैल्यू मेजर कर लें और इसकी वैल्यू जो है वो 50 से, अगर इसकी वैल्यू 50 से लेस आ जाए तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। और अगर सीटीआर की वैल्यू 50 से अबव आ जाए
तो टू कंडीशन हो सकती है, या तो कार्डियोमेगेली हुई है या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो इन दोनों केसेस में सीटीआर की वैल्यू 50 से इंक्रीज आ सकती है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर हुआ है एक बंदे को तो चेस्ट एक्सरे पे किस तरह नजर आएगा, तो चेस्ट एक्सरे पे इसके अपीयरेंस जो है वो ग्लोबुलर शेडो नजर आएगा, ग्लोबुलर शेडो। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि ग्लोबुलर शेडो ऑन एक्सरे अपीयर हुआ है तो ये कौन सा कंडीशन हो सकता है, तो ये हो सकता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में चेस्ट एक्सरे पे जो है वो ग्लोबुलर शेडो अपीयर हो सकता है। अब दो और कंडीशन है जिसमें सीटीआर की वैल्यू इंक्रीज आ सकती है, तो उसमें राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट की वजह से सीटीआर की वैल्यू इंक्रीज आ सकती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो अगर राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हुआ है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हुआ है तो इन दोनों कंडीशन में सीटीआर की वैल्यू इंक्रीज आ सकती है, सीटीआर इंक्रीजेस। तो हमने चार कंडीशन पढ़ी जिसमें सीटीआर की वैल्यू इंक्रीज आ सकती है। इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन में सीटीआर की वैल्यू इंक्रीज आ सकती है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में, कार्डियोमेगेली में, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। तो इन चार केसेस में सीटीआर की वैल्यू जो है वो 50 से इंक्रीज आ सकती है। तो अगर सीटीआर की वैल्यू 50 से इंक्रीज है तो हम इन चार कंडीशन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए कि अगर ग्लोबुलर शेडो ऑन द चेस्ट एक्सरे पे अपीयर हुआ है तो ये कौन सा कंडीशन, तो फिर हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन को करेक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैल्सिफिकेशन के हवाले से कि चेस्ट एक्सरे पे हम कैल्सिफिकेशन को भी देख सकते हैं, कैल्सिफिकेशन। तो अगर पेरिकार्डियम में या हार्ट के वॉल्स में या एआर्टा में या फिर मायोकार्डियम में किसी जगह पे कोई ट्यूमर वगैरह हो या कोई मास वगैरह हो तो इसको भी हम चेस्ट एक्सरे पे देख सकते हैं। तो चेस्ट एक्सरे पे हम कौन सी एरिया पे कैल्सिफिकेशन को देख सकते हैं, हम पेरिकार्डियम पे अगर कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह हुआ है या फिर वॉल्स में है या फिर एआर्टा या मायोकार्डियम, इन एरिया पे अगर कहीं पे कैल्सिफिकेशन वगैरह है तो उसको हम चेस्ट एक्सरे पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम चेस्ट एक्सरे पे लिम्फ फील्ड को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो लिम्फ फील्ड में हम हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा हीलर वेसल पे। तो अगर हीलर वेसल की एनलार्जमेंट हुई है तो इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज होगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से पल्मोनरी एडेमा होगा, पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी एडेमा को हम जब चेस्ट एक्सरे पे देख लेना तो ये हमें कर्ली बी लाइन नजर आएगी, कर्ली बी लाइन। तो चेस्ट एक्सरे पे अगर हम पल्मोनरी एडेमा को देख लेना तो उसमें पल्मोनरी कर्ली बी लाइन की तरह वो अफियर होगा। और कर्ली बी लाइन क्या है, ये कर्ली बी लाइन जो है ये शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। कहाँ पे, जो लंग के बेस पे जो पेरिफेरल साइड है, तो लंग के बेस पे पेरिफेरल साइड पे शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमें नजर आती है तो उसको हम कर्ली बी लाइन बोलते हैं, शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन लंग बेस एट पेरिफेरी, तो उसको हम बोलते हैं कर्ली बी लाइंस। और ये कर्ली बी लाइन जो है वो 2 सेंटीमीटर से भी अगर हम चेस्ट एक्सरे पे देख लेना तो कर्ली बी लाइन हमें कौन सी डिजीज कंडीशन को वो डिफाइन करता है, पल्मोनरी एडेमा को। अब नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हमारा है उसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में हम हार्ट के चैम्बर के साइज को मेजर कर सकते हैं। अब अगर इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटी काज हुई हो तो उसको भी हम इकोकार्डियोग्राफी पे डिटेक्ट कर सकते हैं, वॉल मोशन एब्नॉर्मेलिटीज ड्यू टू इस्कीमिया या और एमआई। अगर इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से
वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटीज आई हो तो उसको भी हम इकोकार्डियोग्राफी पे मेजर कर सकते हैं। और इकोकार्डियोग्राफी में हम लो फ्रीक्वेंसी प्रोब को यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी प्रोब। तो लो फ्रीक्वेंसी प्रोब के जरिए हम हार्ट की चेम्बर के साइज को मेजर करेंगे, और अगर इसकी में या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से एब्नॉर्मलिटी आई हो तो इसको भी हम इकोकार्डियोग्राफी पे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इकोकार्डियोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो अब हम पढ़ते हैं इकोकार्डियोग्राफी के टाइप्स के हवाले से। तो सबसे पहले जो टाइप है इसको हम कहते हैं 2D इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी तो 2D इकोकार्डियोग्राफी हम कब परफॉर्म कर सकते हैं? तो अगर वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी अगर कोई आई हो, वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। एब्नॉर्मलिटी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम। अगर कोई इंट्राकार्डियटिक मासेस है उसको भी हम देख सकते हैं, इंट्राकार्डियटिक मासेस। अगर कोई थ्रम्बस वगैरह है तो इसके लिए भी हम 2D इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, या कोई थ्रम्बस है या फिर ट्यूमर वगैरह है तो इसको देखने के लिए भी हम 2D इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो उसको भी हम 2D इकोकार्डियोग्राफी के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। इस पे हम का एंडोकार्डियटिक वेजिटेशन को भी हम 2D इकोकार्डियोग्राफी पे डिटेक्ट कर सकते हैं। एंडोकार्डियटिक वेजिटेशन, तो इन सारी एब्नॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए हम 2D इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो इकोकार्डियोग्राफी का टाइप इसको हम बोलते हैं एम मोड इकोकार्डियोग्राफी। एम मोड इकोकार्डियोग्राफी, तो एम मोड इकोकार्डियोग्राफी हम कब परफॉर्म करते हैं? अगर हमें हार्ट की चेम्बर की साइज को मेजर करना हो, हार्ट चेम्बर, तो इसके लिए हम एम मोड इकोकार्डियोग्राफी को परफॉर्म करते हैं। या हमें इजेक्शन प्रेशर के को कैलकुलेट करना हो तो एम मोड इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम इजेक्शन प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इजेक्शन प्रेशर कैलकुलेशन, और एम मोड इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम कार्डिक इवेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कार्डिक इवेंट को। तो कार्डिक इवेंट की जो एक्यूरेट टाइम है ना उसको भी हम एम मोड इकोकार्डियोग्राफी पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कार्डिक इवेंट में कौन सी इवेंट आती है? जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल। तो इसकी एक्यूरेट टाइम को, एक्यूरेट टाइमिंग, तो इसके एक्यूरेट टाइमिंग को हम एम मोड इकोकार्डियोग्राफी पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है उसको हम कहते हैं डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी, तो डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी पे हम एब्नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो को डिटेक्ट कर सकते हैं। एब्नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, और ये एब्नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो क्यों होता है? अगर कोई स्टेनोसिस वगैरह हुई है, स्टेनोसिस या कोई रीगर्गिटेशन है ना,